नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। ईरान, तुम हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो, मैं ट्रंप बोल रहा हूं। ईरान, तुम हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो, मैं तुम्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट, 27 अक्टूबर तक हॉर्मुज स्ट्रेट खुली हुई थी। शिप्स बड़े अमन चैन के साथ उसे क्रॉस कर रहे थे, लेकिन 28 फरवरी के तेहरान पर आपके बॉम्बार्डमेंट्स ने उसे बंद करवा दिया। 7 अप्रैल की सीज फायर के बाद यूएसए और ईरान दोनों 1 महीने से भी ज्यादा चले इस जंग में विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका ने सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं और ईरान के मुताबिक भी सारे वॉर ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए गए हैं। इसका मतलब है कि दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। इजराइल के मुताबिक लेबनान सीज फायर डील में शामिल नहीं है, जबकि ईरान के मुताबिक रीजनल सिक्योरिटी उसके 10 पॉइंट एजेंडा का एक हिस्सा है। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरे कंट्रोल को देखते हुए, उसकी गवर्नमेंट की सत्ता पर मजबूत पकड़ को देखते हुए, उसके द्वारा अमेरिका को 10 पॉइंट्स एजेंडा थमाने से तो यही लगता है कि ईरान को इस लड़ाई में जीत हासिल हुई है, कि ईरान को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मिली है, भले ही शॉर्ट टर्म सक्सेस अमेरिका और इजराइल को मिली हो। अमेरिका अपना गोल पोस्ट बदलता रहता है। पहले उसे रेजिम चेंज चाहिए था, न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटलिंग चाहिए था, लेकिन अब उसका मेन ऑब्जेक्टिव हॉर्मुज स्ट्रेट को इंटरनेशनल शिपिंग के लिए खोलना हो गया है। अरब कंट्रीज ने अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका को मिलिट्री बेसेस रखने की परमिशन दी थी। उन्हें क्या पता था कि यही मिलिट्री बेसेस उनके देश की तबाही का कारण बन जाएंगे, कि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। जब 22 मार्च को ट्रंप ईरान को अल्टीमेटम देता है कि 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जानी चाहिए, जब ईरान ऐसा नहीं करता है तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री का सबसे टॉप लीडर गाली गलौज पर उतर आता है और 7 अप्रैल को तो वो पूरी ईरानी सिविलाइजेशन को एक रात में खत्म करने की धमकी भी दे डालता है। A whole civilization will die tonight if Iran does not make a deal. जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, अमेरिका के फाइटर जेट्स आसमान से गिरना शुरू हो जाते हैं। 3 F-15, एक ANTPY-2 रडार, एक KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एक E-3 अवैक्स, 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, एक A-10 थंडरबोल्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स खाक में मिल जाते हैं। जैसे भारत ने पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दिए गए M47 और M48 पैटर्न टैंक्स खेमकरन में 1965 की लड़ाई में फोड़ दिए थे, वैसे ही ईरान ने अमेरिका के इनविंसिबल माने जाने वाले F-35 भी इस लड़ाई में डैमेज कर दिए हैं। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उनका ऑब्जेक्टिव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकना था या बुरी तरह से डैमेज करना था। उनका मकसद ईरान में रेजिम चेंज करना यानी सत्ता परिवर्तन था। उनका मकसद ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप्स यानी कि हिजबुल्ला और हुतीस के लिए सपोर्ट को तोड़ना था और उनका मकसद ईरान को मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल अपने इस ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर पाए हैं? जो उन्होंने हासिल किया उसमें है ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी का भारी डैमेज, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों विंग्स शामिल हैं। वो कामयाब रहे एयर सुपीरियोरिटी स्टैब्लिश करने में और वो सफल रहे इंडस्ट्रियल बेस को काफी हद तक बर्बाद करने में। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को केवल डिग्रेड किया जा सका है, पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो पाया है। हिजबुल्ला और हुतीज कमजोर जरूर पड़ गए हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। आइए अब बात करते हैं कि अमेरिका अब तक की लड़ाई में क्या नहीं अचीव कर पाया है। तो पहला तो यही है कि ईरान की सत्ता को वो पलट नहीं पाया है, मिसाइल कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है, कोई खास पॉलिटिकल विक्ट्री हासिल नहीं कर पाया है, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल नहीं अचीव कर पाया है। क्योंकि ईरान सरकार फंक्शनल है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज बरकरार हैं, मिसाइल लॉन्च पैड्स कैपेबिलिटी बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इस लड़ाई में ईरान ने क्या हासिल किया है, तो हम पाएंगे कि ईरान ने अपनी सत्ता को एकजुट संभाल कर रखा है।
उसके पास मिसाइल या ड्रोन से स्ट्राइक बैक करने की, रिटेलिएट करने की ताकत बरकरार है। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी इंटैक्ट है और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क हिजबुल्लाह और हुतीज अभी भी जिंदा हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंप्लीट कंट्रोल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 27 फरवरी तक फ्री नेविगेशन था और इंटरनेशनल लॉ ऑफ फ्री ट्रांजिट पैसेज फंक्शनल था। 100 से 130 शिप्स डेली उसे क्रॉस करते थे। इसमें कोई ब्लॉकेड नहीं था। यह एक फ्री और ओपन मैरीटाइम कॉरिडोर था। लेकिन 28 फरवरी को अटैक के बाद यह एकदम बंद कर दिया गया। शिपिंग ट्रैफिक में 90% की गिरावट आ गई। ईरान द्वारा इसकी माइनिंग भी कर दी गई। सीजफायर के बाद यह लिमिटेड तरह से ही ओपन है, जिसमें से केवल 10 से 20 शिप ही रोजाना क्रॉस करते हैं और ईरान एक शिप से करीबन $2 मिलियन का ट्रांजिट फीस भी अब वसूल करने लगा है। आइए देखते हैं कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रीट को ब्लॉक किस प्रकार से करता है। सबसे पहले उसने शिपिंग लेन्स में सी माइंस लगा दी है। इसके पास तकरीबन 5000 से 6000 माइंस अवेलेबल हैं। ये माइंस बहुत मुश्किल से डिटेक्ट हो पाती हैं। इनको क्लियर करने में काफी टाइम लगता है और एक माइन एक ऑयल टैंकर को बर्बाद करने की काबिलियत रखती है। दूसरा, ईरान ने कोस्ट लाइन पर एंटी शिप मिसाइल तैनात कर रखी है क्योंकि हॉर्मुज की चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर है। हॉर्मुज का नदन बैंक पहाड़ी इलाका है और पूरा का पूरा ईरान के पास है, जिसमें उसने मिसाइल बेसेस बनाए हुए हैं और छुपे हुए लॉन्च पैड्स हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के कंट्रोल का तीसरा जरिया कामिकाजी ड्रोन बोट्स और यूएवी हैं। कामिकाजी बोट्स और ड्रोन्स ऐसे हथियार हैं जो एक्सप्लोसिव से लैस होते हैं और टारगेट में स्पीड से जाकर टकरा जाते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं। यह एक्चुअली में सुसाइड वेपन्स हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को शिनियो सुसाइड क्राफ्ट की टैक्टिक्स पर बेस्ड हैं। जब जापानी पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट को जानबूझकर दुश्मन के शिप से टकरा देते थे। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सुसाइड पायलट्स की जगह मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कामिकाजी बोट्स छोटी सी बोट्स होती हैं जिसमें एक्सप्लोसिव्स भरा होता है। इनको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जीपीएस से गाइड किया जा सकता है और कभी कभी मैनुअली भी पायलट किया जा सकता है। इसके टारगेट्स ऑयल टैंकर्स, वॉरशिप्स और पोर्ट्स होते हैं। देखा जाए तो ये एक्चुअली में फ्लोटिंग बॉम्ब्स हैं जिनमें इंजन लगा हुआ है। दूसरी तरफ कामिकाजी ड्रोन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवी होती हैं जिन पर एक्सप्लोसिव लोडेड होता है। इनको लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी कहा जाता है क्योंकि ये टारगेट एरिया में होवर कर सकते हैं और सही टारगेट आइडेंटिफाई होने पर उस पर लॉक इन हो जाते हैं और एक्सप्लोड कर जाते हैं। ये टारगेट की तरफ फ्लाइट से भी अपनी टारगेट बदलने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए इनको ऑपरेट करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और ये मिसाइल से सस्ते भी होते हैं। ये रडार को इवेड कर लेते हैं क्योंकि इनका साइज काफी छोटा होता है और इनकी फ्लाइट पाथ लो एल्टीट्यूड का होता है। ईरान के शहीद 136 का खूब इस्तेमाल किया और स्वार्म की तरह कई सारे ड्रोन्स को एक साथ यूज करके टारगेट्स के डिफेंसेस को सैचुरेट कर दिया। इजराइल द्वारा लेबनान पर कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट इस फ्रेजाइल सीज फायर डील को कभी भी समाप्त कर सकती है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता का कितना ध्यान एप्स्टीन फाइल से हटाने में कामयाब होता है और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की जनता को अपने ऊपर लगाए गए करप्शन चार्जेस से कब तक ध्यान हटा सकता है।